नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है और आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग और सुभाष पालेकर जी के अनुसार जो नेचुरल फार्मिंग का तरीका है उसके ऊपर। उसमें थोड़ा पर्माकल्चर का भी हम इन आइडियाज़ लेंगे। तो इतने समय में जितना मैंने समझा है और सीखा है अध्ययन करके और कुछ ग्राउंड के ऊपर काम करके, उसका जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो मैं आज बताने वाला हूँ सिंप्लीफाइड तरीके से। उसका उद्देश्य ये है कि जो मेरी लर्निंग्स है मैं उसको सिंप्लीफाई तरीके से रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँ, ताकि इससे आपको बेनिफिट मिले। जो लर्निंग है उसका बेनिफिट आपको मिले और मैं भी उससे कुछ सीख पाऊँ इसके लिए। तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं टू समराइज़, जो हमारी सुभाष पालेकर जी के हिसाब से जो प्राकृतिक कृषि है और पर्माकल्चर के हिसाब से जो कृषि करने का तरीका है, उससे जो मैंने और थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो ज़माने के हिसाब से टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हम कर सकते हैं वो थोड़ा सा ऐड किए। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट है। देखिए, सबसे पहला है कि जो हमारा फार्म होता है उसके अंदर हमें एक बार टिलिंग करके बेड्स बनाने होते हैं। बेड बना के और उसके साथ ट्रेंच बनानी होती है, फिर बेड बनाना होते हैं, फिर ट्रेंच बनाना। तो ऐसे करके बेड्स एंड ट्रेंचेस का हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, अर्थवर्क्स करना पड़ता है हमारे ट्रैक्टर्स के द्वारा। उसके बाद उसके ऊपर या तो हम प्लास्टिक की मल्च, अगर हमारे पास और कोई मल्च के लिए बायोमास नहीं है तो हम प्लास्टिक की मल्च से उसको ढक सकते हैं इनिशियली। या फिर हम जो बायोमास या क्रॉप वेस्ट या जो प्रून मटेरियल है, कुछ भी फसल अवशेष जो है, उससे हम अपने बेड्स को ढक सकते हैं, अपनी ट्रेंचेस को पूरा भर सकते हैं। और अगर नहीं है तो प्लास्टिक की जो मल्च है उससे हम शुरुआत करेंगे। उसके अंदर पहले हम बेड्स के अंदर ड्रिप्स डालेंगे। जो हमारी ड्रिप्स आती है छेद वाली, वो हमें डालनी है। उसके ऊपर हमें मल्चिंग डालनी है, चाहे तो हम प्लास्टिक की डालें, चाहे तो हम नेचुरल मल्चिंग डालें। अब उसके अंदर हमें जीवामृत का एक सेटअप जमा के जीवामृत हमें पहुंचाना है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं: बेड्स, ट्रेंचेस एंड मल्च एंड ड्रिप्स एंड जीवामृत। तो ये हमारा फाउंडेशन है। जब ये हो जाता है उसके बाद हम दोबारा हमारे ट्रैक्टर को खेत में नहीं लेके जाएंगे, हम टीलिंग नहीं करेंगे। अब हमारा टीलिंग का काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो ये हमारी कॉस्ट भी सेव हुई, एफर्ट भी सेव हुए और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है नो टीलिंग, हम टीलिंग नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अब हम इसमें प्लांटेशन करेंगे, हम ट्रीज़ लगाएंगे। हम नॉट ओनली ट्रीज़ बट हम प्लांट्स, हम बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे। तो हम मल्टी लेयर तरीके से लगाएंगे और इंटरक्रॉपिंग तरीके से लगाएंगे। मतलब कि हम उसको जो है फूड फॉरेस्ट की जो लेयर्स हैं, तो जो फूड फॉरेस्ट की जो लेयर्स हैं हम उसका यूज़ करेंगे डिफरेंट। पहले तो हम बड़ी कैनोपी के ट्रीज़ लगाएंगे, फिर थोड़ी छोटी कैनोपी के, फिर थोड़े श्रब्स लगाएंगे, फिर थोड़े से हर्बेसियस जो 1 साल के अंदर हम जल्दी से उनको उगा के जल्दी से हम वो कर सकें वो लगाएंगे। और फिर हम कुछ ग्राउंड कवर्स लगाएंगे और कुछ राइजोम्स लगाएंगे और कुछ क्लाइंबर्स लगाएंगे। और इसमें हम जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो ये करेंगे कि मोनोकोट डाइकोट का करेंगे, कि मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो क्रॉप्स हैं वो, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं वो क्रॉप्स हम साथ में लगाएंगे। प्लस हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो क्रॉप्स स्लो ग्रोथ वाली है और जो फास्ट ग्रोथ वाली है उन्हें भी साथ में लगाएंगे। जैसे बड़े ट्रीज थोड़े धीरे धीरे चलते हैं, पर जो जल्दी चलने वाली चीज़ें उन्हें भी लगाएंगे ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। प्लस हम ऐसी चीज़ें लगाएंगे जो कि जिनकी रूट्स ज़्यादा अंदर तक जाती है और जिनकी रूट्स ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है वो भी हम साथ में लगाएंगे। और ऐसी क्रॉप्स लगाएंगे जिनको पेस्ट अटैक करते हैं या फिर जिनको पेस्ट अटैक नहीं करते हैं और जिसे दूर भागते हैं वो भी हम। तो बेसिकली एंटी प्रॉपर्टीज़ की जो क्रॉप्स है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जिनकी प्रॉपर्टीज़
हम उनको सिलेक्ट करके और लगाएंगे। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चरिंग करेंगे कि जैसे अच्छा कोई शेड क्रिएट करने वाली क्रॉप्स प्लस जो शेड लविंग क्रॉप्स वो साथ में लगाएंगे। जैसे बड़ी कैनोपीज के ट्रीज में छाया आती है, शेड आती है, तो हम उसके साथ में राइजोम्स लगाएंगे, जैसे जिंजर, टर्मरिक जैसी चीज़ें जिनको शेड में अच्छा थ्राइव करती है। प्लस इस तरह से हम इंटरक्रॉपिंग का पूरा रहता है कि भाई डिफरेंट क्रॉप्स को कंपेनियन के प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आपस में एक साथ उगाना। तो ये हमारा बेसिकली एक थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि हम रेगुलरली प्रूनिंग करेंगे। जो हमारी प्रूनिंग करने लायक प्लांट्स हैं उनकी प्रूनिंग करेंगे टाइम टू टाइम जब सही टाइम है, और उस जो प्रून मटेरियल है उसको वहीं मल्च के रूप में हम बिछा देंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर जीवामृत कंटिन्यूसली हमारी जो बेड के अंदर जो जा रहा है वो तो जाएगा, प्लस हम जीवामृत और उससे जो डेरिवेटिव्स हम बनाते हैं, जैसे उससे रिलेटेड हम नेचुरल पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह जो बनाते हैं उसका भी हम स्प्रे करेंगे। और टाइम टू टाइम जिस भी तरीके से दिक्कत आती है तो हम इन सभी जीवामृत और जीवामृत के डेरिवेटिव्स का कंटिन्यूस स्प्रे करेंगे, हमारी मल्च के ऊपर भी, हमारी क्रॉप्स के ऊपर भी, प्लांट्स के ऊपर भी। तो बेसिकली इन 4 चीज़ों से हम 4-5 ये जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो हमारा सुभाष पालेकर जी के हिसाब से और थोड़ा सा पर्माकल्चर के हिसाब से जो सिंप्लीफाइड वर्जन है अपने फार्मिंग को या अपने फूड फॉरेस्ट है उसको डेवलप करने का और मैनेज करने का, वो मुझे ये समझ आया है। मैं आपको टू समराइज मैं फिर से आपको इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने फार्म में बेड बनाने हैं, ट्रेंचेस बनानी है। तो ट्रेंचेस एंड बेड से क्या होएगा कि वापसा की निर्मित होगी जब हम उसमें मल्च डालेंगे ट्रेंच के ऊपर, और मल्च के ऊपर जब हम जीवामृत डालेंगे ड्रिप्स के थ्रू, तो हमारा ड्रिप्स की वजह से हमारा इरिगेशन ऑटोमेट हो जाएगा। और जो हमारी मल्च है जो हम बायोमास वगैरह की डालेंगे उससे हमारी कार्बन और हमारी जो ह्यूमस है उसकी डेवलपमेंट होगी। जब वो डिग्रेड होएगा, जीवामृत उसको डिग्रेड करने का काम करेगा, और साथ ही साथ जब वो मल्च उसको सॉइल को ढकेगी तो उससे वापसा की कंडीशन क्रिएट होगी, मतलब कि उसमें मॉइस्चर प्लस वाटर, मतलब वाटर प्लस एयर का एक बैलेंस्ड अवेलेबिलिटी सॉइल और फ्रूट्स को मिलेगी और बैक्टीरियाज को मिलेगी, जो कि बहुत ही हेल्दी रहते हैं प्लांट्स के लिए भी और सॉइल के लिए भी। तो इसलिए हम बेड्स, ट्रेंचेस, मल्च और ड्रिप्स और जीवामृत इस कॉम्बिनेशन को हम फंडामेंटल मान करके शुरुआत करेंगे। सेकेंड बार अब हम इसमें कोई भी टिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें टिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और टिलिंग करना मतलब हमारे जो बैक्टीरिया है, जो हमारी फंगस नेटवर्क बन रहा है, जो हेल्दी जो नेटवर्क बन रहा है सॉइल के अंदर, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब हमें ज़रूरत भी नहीं है और हम उसको करेंगे भी नहीं। और थर्ड पॉइंट ये है कि अब हम इसमें मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट के हिसाब से प्लांटेशन करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम पास लगाएंगे, एक दूसरे को कंपेनियन यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली क्रॉप्स लगाएंगे। तो हम बहुत सारी तरह की प्लांट्स का यील्ड हम एक साथ लेंगे, जिससे हमारी यील्ड पर एकरेज बढ़ जाएगी। तो हम और एक दूसरे मतलब हमें आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा और वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करेंगे और इनपुट भी हमारा कम हो जाएगा। और फिर इसमें ये है कि अब हमें फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि हमें कंटिन्यूसली प्रूनिंग करनी है, क्योंकि जो पौधे हैं वो हर साल बढ़ते रहते हैं, तो हमें उनको प्रूनिंग करनी है कि भाई जो बाउल शेप बनाना है किसी भी प्लांट का जो प्रून के लायक है, प्रूनिंग करने के लिए सही है। तो बड़ी कैनोपीज हैं जैसे, तो उन्हें बारिश से पहले या फ्रूटिंग के बाद हमें उसको प्रूनिंग करनी है, और उसकी जो ऐसी लीव जिसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है वो हमें हटानी है, ताकि वो क्योंकि सनलाइट अगर आएगी नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो एनर्जी कंज्यूमिंग हमारे वो लीव्स हो जाएगी। तो हमें उन्हें हटाना है। अंदर जो मतलब अंदर की तरफ जो ग्रो कर रही है और जो बाहर की तरफ साइड में लटक रही है उन्हें भी करना है, ताकि वो हमारी दूसरी जो प्लांट्स है उसको शेड ना, अननेसेसरी शेड ना पहुँचाए। तो इससे हम साइड की चीज़ें और अंदर की चीज़ें और ऊपर की जो चाहे ऊपर जो जा रही है लीव्स उनको भी हम काटेंगे, ताकि वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो और वो इस तरह से कैनोपी बनाए अच्छे से, जो कि फोटोसिंथेसिस भी करे और कम एरिया में इफिशिएंटली अपने आप को रखे, ताकि वो आउटपुट और जो एनर्जी सेव होगी वो अपने जो मेन ट्री ट्रंक है उसको थोड़ा सा बढ़िया करेगी, उसको बड़ा करेगी, मजबूत करेगी। साथ में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फ्रूट्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी।
तो हमारा फ्रूट प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। और जो मटेरियल हमें मिला है, बायोमास जो मिला है, वो हमारे मल्चिंग में काम आ जाएगा, तो जिससे कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी और हमारी जो सॉइल की जो मॉइस्चर लेवल है वो हमारा इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल इट विल बी हेल्पफुल। तो अब हम प्रूनिंग करेंगे, फिर उस पर जीवामृत तो इसका कंटिन्यूसली हम स्प्रे करेंगे ताकि वो माइक्रोबियल कॉलोनीज मल्टीप्लाई होती रहे। और अब साथ में क्या है कि जो हम जीवामृत से डेरिवेटिव जो उसके रिलेटेड है, जो गौमूत्र और हम ये नीमास, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र और इस तरह की जितनी भी हम पेस्ट रिपेलेंट और ये बना रहे हैं जिससे पेस्ट कंट्रोल हो सकता है, वो हम बनाएंगे और टाइम टू टाइम जब जब हमें नीड लगेगी हम स्प्रे करेंगे। वो काफ़ी हेल्पफुल है, बिना सॉइल या बिना हमारी क्रॉप्स को, प्लांट्स को टॉक्सिक बनाए और बिना उनको डैमेज किए वो हमारी हेल्प करते हैं। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड अब इसमें ये है कि ग्राउंड पे जब हम इस काम को करने के लिए जाएंगे तो हमें छोटी छोटी इश्यूज़ आएगी, तो हमें मेरे हिसाब से उन इश्यूज़ को पॉजिटिवली एड्रेस करना चाहिए और हमें उसको एक एक चीज़ को ठीक से करना चाहिए। अगर हमसे गलती हो रही है तो हमें उसको सुधारना चाहिए। अगर आउटपुट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आ रहा है तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम उसको सुधार सकते हैं। नहीं सुधार सकते तो हमें उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और क्योंकि हमारा ओवरऑल आउटपुट वैसे भी मोनोक्रॉपिंग से बेटर ही आएगा वर्सेस एफर्ट्स, तो और लॉन्ग टर्म में ये धीरे धीरे बढ़ेगा भी सही, बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा टाइम लगेगा। जो बड़ी कैनोपी के जो ट्रीज हैं उनको तो 5-10 साल बाद वो अपना फ्रूट्स लेके आएगी, उसके बीच में शॉर्ट टर्म की क्रॉप्स आएगी। तो जो हमारा फूड फॉरेस्ट है वो बहुत सारी 5-10 टाइम्स हमारे यील्ड को मल्टीप्लाई कर सकता है और हमारे एफर्ट्स को नेग्लिजिबल कर सकता है, हमारी इनपुट कॉस्ट को नेग्लिजिबल कर सकता है। बस थोड़ा सा हमारे एफर्ट्स और मैनेजमेंट मेंटेनेंस के लिए हमारी एफर्ट लगेगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही चीज़ भी है, क्योंकि आप उसमें मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहेंगे, नेचर से जुड़ेंगे और थोड़ा सा बॉडी भी इन्वॉल्व रहेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इंडिया में स्पेशली जो पर कैपिटा जो फार्म ओनरशिप है फार्मर्स की, वो वैसे भी कम है और धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि कम एरिया में हम कैसे इफिशिएंटली बेटर आउटपुट लेके आएँ। और साथ ही साथ जो धीरे धीरे जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर और ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, वैसे तो ये टॉक्सिक ही है, हमारी सॉइल को ख़राब करती है, लेकिन ये समय के साथ बहुत एक्सपेंसिव भी होती जा रही है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अब हम अपना सेल्फ रिलायंट अगर हम कर पाएँ, और ये सेल्फ रिलायंट का ही तरीका है जिसमें हमें एक्सटर्नल कुछ भी इनपुट ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय सी या ड्रिप्स और इन चीज़ों के। तो कुछ डिपेंडेंसी तो हमें रखनी पड़ेगी, लेकिन हम काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं और सेल्फ सस्टेनेबल हो सकते हैं और काफ़ी इफ़िशिएंट भी हो सकते हैं। और जो हमारा प्रोड्यूस है वो भी एकदम नेचुरल होएगा, उसमें ज़्यादा कुछ केमिकल्स वगैरह होंगे नहीं, तो हम खुद भी उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और हम सरप्लस जो हमारा प्रोड्यूस है उसको हम बेच भी सकते हैं, चाहे हमें मार्केट प्राइस भी मिले तो भी हमारा आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से हमें अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। तो यही है और आई थिंक इसको करना चाहिए। अब इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस और फर्दर जो स्मॉल है वो मैं शेयर करूँगा, बट इन द नट शेल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक इन सब चीज़ों के बारे में समझ के और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, वो यही रहा है। बेड्स, ट्रेंच, मल्च, ड्रिप्स एंड जीवामृत, एंड देन इन मल्टी लेयर इंटरक्रॉपिंग, एंड देन प्रूनिंग, एंड देन मल्चिंग, एंड देन जीवामृत डेरिवेटिव्स स्प्रेइंग। सो यही क्रक्स ऑफ द स्टोरी है नेचुरल फार्मिंग का। थैंक यू वेरी मच।